खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदाए रमज़ान में आपको वेलकम कहते हैं। हम देख रहे हैं अमेरिका ईरान अपने अपने मकासद हासिल करने पर तुला है और जो जंग की सूरत हाल है, ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सऊदी वली अहद की दरख्वास्त पर सऊदी अरब पहुँचे हैं। इस दौरे के मकासद आपको क्या लगते हैं, क्या सिचुएशन हो सकती है? बहुत शुक्रिया माहम और रोज़ैर, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है वो वाकई बड़ी ख़तरनाक बात है। और कल अक़वाम मुत्तहिदा में जब हम सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक वीटो कर दी गई करारदाद अमन की, और ईरान ने भी कम बैक करके बहुत सख्त शराइत आयद कर दी हैं कि मैं तब सीज़ फायर होऊंगा अगर कंपनसेशन की जाए और ऑब्वियसली गारंटी दी जाए। तो इस जितने बिगड़ते हुए हालात हैं उसमें पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर अगर आप नोट करें कि पाकिस्तान को एक तो बहुत सेंसिटिविटी है, हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है हम जो आप कह रही हैं जिस तरफ, लेकिन दूसरी तरफ हमें एक एडवांटेज भी है। जो सेंसिटिविटी या चैलेंजिंग सिचुएशन हमारी इसलिए है कि एक तरफ हमारे जो बॉर्डर्स हैं दो, जो ईस्ट और वेस्ट में आप देख रहे हैं, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया, दोनों तरफ से अभी तक वो हमारा कंफर्ट जोन नहीं है। इंडिया अभी भी कहता है इससे दूर जारी है ऑपरेशन। अफगानिस्तान के ऑलमोस्ट एक्टिव ऑपरेशन हो रहे हैं हमारी तरफ से। ऑब्वियसली हमारी आर्म फोर्सेस जो लीडरशिप है खास तौर पर वो भी इंगेज्ड है। दूसरी तरफ हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि एक तीसरा बॉर्डर या अनकंफर्टेबल हो जाए या हमारे लिए ऑब्वियसली चैलेंजिंग का सामना करना पड़े हमें। एक बात भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। जहां पे हमारी एडवांटेजेस या बेनिफिशियल पोजीशन है वो हमारे क्लोज रिलेशंस हैं, एक तरफ ईरान के साथ और दूसरा सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब के साथ ना सिर्फ हमारा देरीना हमारा रिलेशंस रहे हैं ट्रेडिशनली, जब बहुत साल पहले 1979 में खाना काबा पर हमला हुआ था, कुछ बदबख्तों ने हमला किया था, उस वक्त भी उनको पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को एक प्रेफरेंस दी थी। हमारे ही कमांडोज ने जाकर वो कॉरिडोर और सारी मस्जिद को पाक किया था इन दहशतगर्दों से। तो इतने पुराने ताल्लुकात हैं, तो जो किसी मोहताज नहीं है बॉन्ड के या एग्रीमेंट के या कोई डिफेंस पैक्ट होगा तो हम जाएंगे। तो हमारी दोनों मुल्क बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं और उसका एडवांटेज हम ये ले रहे हैं कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि दो इस्लामिक ब्रदर या बाकी जो इस्लामिक मुल्क हैं जो जीसीसी के कंट्रीज हैं, उनका अगर ईरान के साथ एस्केलेशन बढ़ती है तो दुनिया में एक ही मुल्क खुश होगा और एक ही लीडर खुश होगा और वो है नेतन्याहू। और वो चाहे सेलिब्रेट करेगा कि मुसलमान मुल्कों के दरमियान तफरका डालने में कामयाब हो जाएगा। जाहिर है एक हार्मनी हमारी कम होगी। तो आई थिंक बड़ी अप्रिशिएबल है हमारी हुकूमत की। प्राइम मिनिस्टर भी अभी गए हैं, तो हमारा जो आउटकम है, हमारी दुआ है कि हम इस चैलेंजिंग सिचुएशन से दोनों के लिए एक गुडविल लेकर निकल सके इस सिचुएशन में, जिससे हमारा इत्मीनान ईरान के साथ भी खराब ना हो और हम सऊदी अरब की तवक्कुआत को भी ज़ाहिर मायूस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद साहब, अगर हम देखें तो सलामती कौंसिल में रूस की जो जंगबंदी करारदाद है उसको अमेरिका ने वीटो किया, जबकि ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। पाकिस्तान ने दोनों करारदादों की हिमायत की, एक तरफ ईरान का पड़ोसी होना और दूसरी तरफ खलीजी ममालिक से ताल्लुकात। पाकिस्तान की बैलेंसिंग पॉलिसी तवील मुद्दत तक कारआमद रह सकेगी, जिस तरह हम पहले सवाल के जवाब में भी डिस्कस कर रहे हैं? देखिए उज़ैर, हमारे लिए ऑब्लिगेटरी है कि हम बैलेंसिंग पोजीशन रखें, मेंटेन। हम साइड लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम एक तरफ हो जाते हैं तो जाहिर है हमारे लिए अपनी डिस्टेबलाइजेशन की एक वजह बनेगी। उसकी वजह यह है कि हमने कमिटी ऑफ नेशंस में रहना है। एक तरफ नेबर है जिसके साथ हमने रहना है, नेबर कभी नहीं बदल सकते। एक हमारा ट्रस्टेड एलाई, फ्रेंड, ब्रदर लाइक कंट्री सऊदी अरब है, उसके साथ भी हमने बहुत हमारे चैलेंजिंग मुश्किल वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। तो हमारे पास ये ऑप्शन है नहीं हम साइड ले सकें। हमने इसी तरह बैलेंसिंग एक्ट करके चलना है। इवन हमने प्रेशर थोड़ा बहुत लेना पड़े तो लेना चाहिए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही हमारे इतने चैलेंजेस है। लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी है, टेररिज्म है जिस पे हम निपट रहे हैं, इकोनॉमिक हम रिवाइवल की कोशिश में हैं। तो हम चाहेंगे नहीं कि किसी एक मुल्क को साइड लेकर हम एक ऐसी अलाइनमेंट क्रिएट कर दें जिसके लिए हमारी आने वाले वक्तों में कई दहाइयों तक गुडविल खराब हो। अभी जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कुर्दों के मुतालिक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वो टेक ओवर करेंगे, और कुर्दों का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने मादरत कर लिया अमेरिकन प्रेसिडेंट से। हालांकि अमेरिका के सदर जैसे से मादरत करना इसलिए कि पिछले तकरीबन 2-2.5 दहाइयों में जो कुर्दों को अमेरिका ने इस्तेमाल किया तो दोनों दफा डिच किया। इस दफा कुर्दों ने ये कहा है अमेरिका को कि आपने तो आना है और चले जाना है, लेकिन ईरान ने हमारा परमानेंट नेबर रहना है। तो हमारी भी वही सिचुएशन है कि हमने साइड नहीं लेनी है। हमारी जो एडवांटेजेस पोजीशन है हम उसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। सही। अच्छा खालिद साहब, अगर हम खलीजी ममालिक की बात करें, दुबई में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाह पर ड्रोन हमला क्या जाहिर करता है? क्या ईरान अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा है? खलीज में क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? देखिए, ईरान के पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बड़ी लिमिटेड है।
अमेरिका के पास देखिए कितने बेसेस हैं यहाँ पर, कितने मरीन बेसेस हैं उनके पास, स्टॉक पाइल कितना है उनके पास, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी कितनी डिप्लॉय की है, एयरक्राफ्ट कैरियर कितने लेकर वो आ गए हैं, वेस्टर्न और यूरोपियन मुल्कों से लेकर इराक और मिडल ईस्ट के जो 6 GCC के मुल्क हैं, सब के सब उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो एक जाहिर है उसके पास बहुत ज़्यादा एक माइट है पहले भी फोर्स की। ईरान के पास टारगेटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ यही है कि वो जंग को अमेरिका के लिए महंगा करता जाए। इजराइल तक जो उसने रीच दिखाई है बुनियादी तौर पर वो यही कर रहा है कि एक ऐसी जंग जो जाहिर है इजराइल को भी महंगी पड़े। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पिछले 20 साल से हर आने वाले सदर के पीछे होते थे, उनको चेज करते थे कि आप किसी तरीके से ईरान पर हमला कर दें। लेकिन तमाम सदूर जो जितने गुजरे हैं उन्होंने सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा किया, जो अप्रिशिएट की जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प उनकी बातों में आ गए हैं और बातों में आकर उन्होंने जब हमला किया है तो टेक होम उनको ट्रॉफी कोई मिल नहीं रही है कि अपने लोगों को मैं क्या दिखाऊं, क्यों मैंने ऑयल प्राइसेस कहाँ पहुंचा दी, क्यों मैंने इनसिक्योरिटी की सिचुएशन पैदा कर दी, क्यों मैंने माइंस बिछने तक नौबत आ गई है ईरान। तो माइन अगर ईरान ने बिछा दी तो ये नहीं होगा कि आज जंग बंद होगी तो कल माइंस क्लियर होगी, महीनों लग जाते हैं फिर माइंस क्लियर करने में। तो आई थिंक बहुत ज्यादा इतना डेंजरस हो चुका है। ये आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी रियलाइज करना चाहिए कि उनको जो उनके दोस्त थे वो इतने दोस्त नहीं थे, खैर खा नहीं थे। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कह करके ये वेनेजुएला प्लस ऑपरेशन है तो बस हल्का सा धक्का मारना है, जो मैं जंग से पहले भी कह रहा था, वो गलती करवाई उनसे, बहुत बड़ी गलती करवाई है। और आखिरी बात एक पे अगर इजाजत दे आधा मिनट में और कहता चलो, जब ये जंग वेनेजुएला से जीती थी तो मैं इसी बात से खौफजदा था, यानी मेरा कंसर्न ये था कि जब इजी विक्ट्री कोई आ जाती है मिलिट्री स्ट्रैटेजी के अंदर तो इजी विक्ट्री आपको मिसलीड करती है, क्योंकि वेनेजुएला पर उनके ना पैसे लगे, थोड़े बहुत पैसे खर्चे, ना कोई वेपन लगा, ना मिलिट्री बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुई। हम सुबह सोकर उठे, पता लगा जी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को और उसकी वाइफ को उठाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट ले गए। तो उनको लगा कि ये बहुत आसान काम है, और जब इतनी सस्ती आपको विक्ट्री मिल जाए तो उसके साथ एक चैलेंजिंग अटैच होता है, ये एक प्राइस टैग अटैच होती है कि आप समझते हैं कि ये मेरी पहली विक्ट्री, तो ये एपिटाइजर थी, अभी मेन मेन्यू तो मैंने इस्तेमाल करना है। तो मेन मेन्यू उन्होंने रात को समझकर हमला कर दिया कि जितना आसान वेनेजुएला था, बाएं हाथ से वेनेजुएला को टिकाने लगा दिया, दाएं हाथ से ईरान को टिकाने लगा। तो ये मेरे जैसे स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी को भी पता है कि ये बहुत मिसलीडिंग होता है, मिसकैलकुलेशन होता है और बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का वजह बन सकती है, जो कि मुझे लगता है बन रही है। बिल्कुल, यहाँ तो फिर खालिद साहब ऐसी भी सिचुएशन होती है जैसे क्लास में 2 बच्चों का ही मुकाबला होता है, एक मैथमेटिक्स का होता है, एक साइंस में जो विन कर जाता है, तो ये वाली सूरत हाल हो गई है। लेकिन ईरान की अगर हम जवाबी कार्रवाइयाँ देखें तो अमेरिका समेत बहुत से मुल्कों को हैरानगी हुई होगी कि ये क्या हो गया, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपको ये जंग आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती दिखाई दे रही है? देखिए माहम, जंग जितने दिन भी चले, और मैं शायद दूसरे दिन से ये कह रहा था कि अमेरिका ने जिस तरीके से हाइप क्रिएट की अपने लोगों के ज़हनों में कि हम इनविंसिबल हैं, हम इनवर्नरेबल हैं, हम सबसे बड़ी फौज हैं दुनिया की, हमारे पास जो माइट और मटेरियल है वो किसी के पास है ही नहीं। तो आपने खुद ही जो क्रिकेट की टर्म में आप भी बच्चों वाली बातें की, मैं क्रिकेट की कर देता हूँ, तो खुद ही रन रेट अपना चढ़ा लिया। तो जब आप रन रेट चढ़ा लेते हैं तो फिर आपको डिलीवरेंस करके मीनिंगफुल एक वॉर ट्रॉफी दिखानी होती है अपने लोगों को। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक्सपेक्टेशन जब बढ़ा ली तो जाहिर एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई। ईरान ने क्या करना है, मैं दूसरे दिन से ही जंग के कह रहा हूँ, ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, अमेरिका ने जंग जीतनी है, एक वॉर ट्रॉफी दिखानी है, तब लोग तसल्ली में आएंगे जनाब हमने बहुत बड़ा खुदा ना खासा जिनी को कब्जा कर लिया। ईरान ने कुछ नहीं करना, ईरान ने सिर्फ सस्टेन करना है। अमेरिका ने जीतने के लिए साहब ईरान इंगेज कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, और रशिया जो है वो ईरान को यूक्रेन जैसी ड्रोन हिकमत अमली अपनाने का मशवरा दे रहा है। दिफाई नुक्ते नज़र से मॉस्को तेहरान इत्तेहाद खित्ते में अमरीकी बर्तरी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? ये उज़ैर बहुत अच्छा सवाल इसलिए है आपका कि ये ज़ाहिर सारी दुनिया इस वक्त हिसाब लगा रही है कि रूस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ख्याल है अगर कोई इस जंग से सबसे इत्मीनान में कोई शख्स है तो वो प्रेसिडेंट पुतिन है, और उसकी वजह मैं साबित करने की कोशिश करता हूँ। वो इसलिए कि जब अमेरिका इस जंग में नहीं आया था तो तमाम के तमाम अमेरिका का, यूरोप का, वेस्ट का, नेटो का फोकस था यूक्रेन, उसकी मदद करना। तो सारे मिलिट्री एड, फाइटर जहाज, ड्रोन, मिसाइल सब कुछ यूक्रेन को दिए जा रहे थे। जाहिर है रूस को सामना करना पड़ता था। जब से ये मिडिल ईस्ट की जंग लगी है तो प्रेसिडेंट पुतिन चाहेंगे कि तमाम वेस्ट जो सारे असले उठाकर मेरे खिलाफ लाए थे वो उठाकर सारे ले जाए मिडिल ईस्ट पर, नंबर 1। नंबर 2, उनका प्रेशर कम हो जाएगा यूक्रेन का उनके रूस के ऊपर। नंबर 2, दुनिया में तेल इस वक्त शॉर्टेज हुई है, सबसे ज्यादा तेल दुनिया में रूस के पास है। अब रूस ने सुना है कि ये कैश पे तेल बेचना शुरू कर दिया कि जो मुझसे लेना चाहता है वो कैश ले। कैश उसको क्यों चाहिए? यूक्रेन की जंग के लिए।
तो ये दो डायमेंशन तो इस वक्त रूस के हैं। तो रूस बड़ा पॉजिटिव है कि जब तक ये जंग चल रही है मेरे से चीन भी खरीद रहा है। अब चीन की तरफ आते हैं कि चीन की क्यों एडवांटेज हो रहा है। चीन का ये है बुनियादी तौर पर कि चीन और रूस मिलकर चाहते हैं कि जो अमेरिका ने अपना माइट बनाया हुआ था, अपना गुरूर बनाया हुआ था दुनिया में कि मैं ही अकेला सुपर पावर रह गया हूं, वो चाहते हैं वो डिप्लीट हो रहा है, मिलिटरीली भी, डिप्लोमेटिकली भी, पॉलिटिकली भी। चीन की कंफर्ट जोन ये है कि चीन इस वक्त जो तेल खरीद रहा था ईरान से, वो लेता था तकरीबन 1.4 बिलियन बैरल एवरी डे, जो कि ईरान का 80% था। अब दुनिया में देखे कोई मुल्क ईरान से तेल नहीं खरीद सकता था क्योंकि चीन ताकतवर है, उसको अमेरिका नहीं रोक सका। तो 80% ईरान के तेल की एक्सपोर्ट चीन लेता था, ऑल्दो वो चीन की सिर्फ 13% रिक्वायरमेंट पूरी करता था, बाकी वो रूस से पूरी कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों मुल्क चीन और रूस जो है वो कंफर्ट जोन में है।